Bismillahirrahmanirrahim. Fifth online lecture of statistical mechanics. The topic is distribution function. Let us define a distribution function, but before this, the concept of distributed function must be clear. इससे पहले तो डिस्ट्रीब्यूट के जो लफ्ज़ी मीनिंग अगर हम लें उससे ही हमें वाज़ह है कि डिवाइड करना, तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूट करना किसी चीज़ को। तो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन फ़ंक्शन को अगर डेली लाइफ में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन फ़ंक्शन को ही अगर देखें हम, तो इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल हम लेते हैं कि फ़न फेयर्स कॉलेज स्कूल्स में होते हैं। अब फ़न फेयर्स में स्टॉल्स लगाए जाते हैं, यानी कि असाइन कर दिया जाता है ना टीचर्स को या स्टूडेंट्स को कि इस चीज़ का आप स्टॉल लगाएंगी, देन अदर इसी तरह से अगर एक हेड उनके ऊपर असाइन कर दिया जाए कि एक टीचर्स को कह दिया जाए कि आपने जस्ट ये देखना है कि किस स्टॉल्स पर कितने स्टूडेंट्स ने विज़िट किया है, ठीक है, एक स्टॉल पर कितने स्टूडेंट्स आए हैं। तो इस तरह से जब वो टीचर इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेगा और आफ्टर कंप्लीट द फंक्शन, कि जब वो फंक्शन एंड हो जाएगा उसके बाद वो कलेक्ट करेगा डाटा तमाम स्टॉल्स का, तो उसके पास एक डाटा आ जाएगा जिससे वो देख के बता सकता है कि किस फंक्शन को, तो वो जो डाटा कलेक्ट कर लेगा उससे वो बता सकता है कि किस स्टॉल्स पर कितने स्टूडेंट्स ने विज़िट किया, कितने स्टूडेंट्स ने, किस स्टॉल्स पे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने विज़िट किया, किस पर कम स्टूडेंट्स ने विज़िट किया। तो इस तरह से वो स्टॉल्स में डिवीज़न कर दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि किस स्टॉल्स पर कितने। तो अब वो उस फंक्शन को स्टॉल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, अब वो स्टॉल्स को अमंग द स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करके देख रहे हैं कि उनके पास एवरेज निकालनी हो। तो इस तरह से वो जितने टोटल स्टॉल्स लगाए गए हैं वो टोटल्स पे सबके इंडिविजुअल्स के एलिमेंट्स को, स्टूडेंट्स को सम अप करके तो उस टोटल नंबर ऑफ़ स्टॉल्स पे डिवाइड कर दे, तो आपके पास उस चीज़ की एवरेज आ जाएगी जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि एवरेज आप लोग कितने स्टूडेंट्स ने विज़िट किया है स्टॉल्स। तो इस तरह से ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, लेकिन इससे भी और ज़्यादा क्लियर अगर आपको करूँ तो यहाँ पे एक मैंने छोटी सी एग्जांपल ली है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। लेट वी हैव 10 पॉइंट्स इन अ सिस्टम, कि एक आपके पास सिस्टम है उसमें 10 पॉइंट्स हैं। इसको मैं फिगर 1 कह देती हूँ कि ये आपके पास क्या है, फिगर 1 है। विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ लाइन, अब इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एक लाइन में एज शोन इन फिगर 1, यानी कि फिगर 1 में शो किया गया है जिस तरह से कि एक लाइन में इनको डिवाइड किया गया। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम ओरिजिन, कि एक हम अगर लाइन में पॉइंट एक ले लें ओरिजिन का, कि उससे हमने एवरेज डिस्टेंस तमाम पॉइंट्स का निकालना है, तो वो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज वैसे भी हम मैथमेटिकली भी निकालें तो हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल की ऐड करके टोटल पे डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरह से नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या है 10, और एवरेज हम किस तरह से लेंगे, डिस्टेंस की लेनी है तो एक्स आई से हम डिनोट करते हैं। आई जो है वो हमारे पास 1 to 10 होगी इसकी लिमिट। तो एन हमारे पास अगर आपको याद हो ये लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था एवरेज एग्जाम्पल्स, वहाँ पे एवरेज निकाली थी एग्जाम्पल्स की। तो यहाँ पे उस फार्मूला में जो एवरेज एग्जाम्पल्स के लिए हमने फाइंड आउट किया था 1/n लिखा था। अब यहाँ पे n हमारे पास क्या है 10, तो हम 1/10 लिखेंगे। लिमिट 1 से 10 तक स्टार्ट होती है, तो ये आपके पास इक्वेशन 1 हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1। इफ़ द लाइन इज़ डिवाइडेड इनटू सेल्स, अगर हम लाइन को सेल्स में डिवाइड कर लें, फॉर एग्जांपल वी हैव डिवाइड द लाइन इन 4 सेल्स एज शोन इन फिगर 2। तो आप देखें ये एक ही लाइन है, लेकिन इसको हमने क्या किया, सेल्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ये देखें 1 सेल, 2nd सेल, 3 सेल्स एंड 4 सेल, यानी कि ये आपके पास एक पूरा फंक्शन था, सिस्टम था फंक्शन का। अब यहाँ पे आपने उसको सेल्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि आपके पास फन फेयर एक फंक्शन था, वहाँ पे आपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। अब स्टॉल्स क्या हैं 1 2 3 4। अब ये जो आपके पास पॉइंट्स हैं ये क्या है, जो स्टूडेंट्स विज़िट कर रहे हैं ये वो हैं। तो अब ये फर्स्ट सेल में कितने हैं, 3 पॉइंट्स। अब फर्स्ट सेल में आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, सेकंड सेल में आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, थर्ड सेल्स में आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एंड फोर्थ सेल्स में आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। ये आपके पास फिगर 2 है, जिसको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया उस लाइन को, जो हमारे पास सिस्टम था लाइन का, 4 सेल्स में डिवाइड कर दिया। लेट
एम आई इज़ इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एम, ठीक है। अब आई इसलिए मैंने साथ लिखा है कि नंबर ऑफ़ सेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कितने हैं, कितने फंक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यहाँ पे स्टॉल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो उसको हम एम आई से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को एम से डिनोट करें, किसी भी अल्फ़ाबेट से आप डिनोट कर सकते हैं, लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप जो अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं वो किसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिनोट कर रहा है, या एवरेज को किस सिस्टम की किस प्रॉपर्टी को जो है वो डिनोट कर रहा है। तो इस तरह से हम देखें अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहाँ पे, तो फॉर सेल 1 के लिए आपके पास क्या है, कितने एम आई कितने हैं, 3 जो है आपके पास फर्स्ट सेल में 3 डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के स्ट्रेंथ है, सेकंड में आपके पास 2 हैं। इसी तरह से थर्ड सेल्स में भी क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, यानी कि 2 डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ सेल, यहाँ पे सेल 4 के लिए भी आपके पास क्या आ जाएगा, एम आई 3। देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अब इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ पॉइंट्स कितने थे, 4, यहाँ पे नंबर ऑफ़ पॉइंट्स कितने आ गए, 4, यानी कि 4 डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन थे, 1/4 हमने लिख दिया, यहाँ पे अपने 1/m लिखते हैं। तो एवरेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ सेल्स कितने थे, 1 से 4 तक। इसी तरह से नंबर ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एम आई, और इसी तरह से एक्स आई हम लेंगे उसके लिए नंबर ऑफ़ डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए 4 सेल्स के लिए। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। नो द एवरेज वैल्यू ऑफ सिस्टम ऑफ m पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एम आई इज़ गिवन बाय। ये आपके पास एक लिमिट थी जिसमें उन्होंने सेल्स की स्ट्रेंथ बता दी थी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, आपने उनको पुट किया तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इफ़ जनरलाइज इसको करें, अगर जनरल फॉर्म में ये फार्मूला लिखें, तो अगर आपके पास कोई सिस्टम है उसकी एवरेज वैल्यू ऑफ सिस्टम की निकालनी है तो उसमें m पॉइंट्स हैं, तो अब उसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, एक्स बार इज़ इक्वल टू 1/m, आई इज़ इक्वल टू 1 to m, m ऑफ आई x ऑफ आई। तो यहाँ पे आपके पास जो m है वो 1 से m तक जा रही है, जो आपके पास समीशन आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे m आपके पास उनकी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि टोटल कितने थे। तो इसको आप पुट करेंगे तो आप उसकी एवरेज डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपको गिवन क्वेश्चन होगा उसमें आप उसकी एवरेज डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दिस केस एम आई इज़ डिस्क्रीट फंक्शन। अब यहाँ पे मैंने डिस्क्रीट का वर्ड क्यों यूज़ किया है कि अगर तो आपको लिमिट बता दी गई है कि m जो है उसकी स्ट्रेंथ आपके पास 1 to m तक है, या 1 से 10 तक है, 1 से 5 तक है, तो इस तरह से आप उनको सम अप करके टोटल पे डिवाइड करके आप इजीली उसकी एवरेज डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एम आई की आपको लिमिट बता दी जाए, वो एक डिस्क्रीट फंक्शन हो, सेपरेट फंक्शन हो, इंडिविजुअल फंक्शन हो, यानी कि आपको उसमें बता दिया जाए कि आपने इस फंक्शन के लिए इतने नंबर ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के लिए ये आपने फाइंड आउट करना है। बट इफ़ एम आई इज़ कंटिन्यूस, यानी कि वो कंटिन्यू है, अभी आपको उसकी लास्ट लिमिट जो है वो नहीं बताई गई, व्हेन वी कैन राइट, फिर आप उसको किस तरह से लिख सकते हैं, एम ऑफ आई इज़ इक्वल टू एम ऑफ आई ऑफ एक्स। अगर एक्स डायरेक्शन में है आप यहाँ पे एक्स से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप उसके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को लिखेंगे। और सेकंड देयरफॉर, यानी कि ये हमने जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को लिया है इन द फॉर्म ऑफ एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे अभी हमने एवरेज डिस्टेंस नहीं लिया, ठीक है। देयरफॉर अब एवरेज डिस्टेंस अगर लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक्स बार इज़ इक्वल टू 1/m, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है इसलिए हम इसकी लिमिट -∞ टू +∞ लेंगे। वो डिस्क्रीट फंक्शन था जिसमें आपको लिमिट बता दी जाएगी कि आपने इतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए एवरेज डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर। यहाँ पे आप -∞ टू +∞ लिमिट लेंगे, एक्स आपके पास आ जाएगा उसका डिस्टेंस, और m ऑफ x आपके पास नंबर ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इंटू डी ऑफ x। ये आपके पास लेट्स सपोज ये आपके पास इक्वेशन 4 है, वेयर x इज़ द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट। x हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है एनी पॉइंट का फ्रॉम द ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो x है। विच इज़ द फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ये एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी सिस्टम की। इफ़ r of x इज़ एनी आर्बिट्री प्रॉपर्टी देन अबव इक्वेशन बिकम। अब यहाँ पे तो एवरेज डिस्टेंस के लिए मैंने लिखी है इक्वेशन, आपके पास जो 4 है, इक्वेशन नंबर 4 एवरेज डिस्टेंस के लिए लिखी गई है।
लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपने एवरेज डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है। अगर आपने मोमेंटम फाइंड आउट करना है या किसी सिस्टम की कोई अदर प्रॉपर्टी जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो आप इसको इक्वेशन को जनरलाइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे हमने एम को यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में ये इक्वेशन लिखी थी एवरेज डिस्टेंस के लिए, इसी तरह से आप इस इक्वेशंस को, जो इक्वेशन 4 है, इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं कि कोई भी आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने के लिए आ सकती है। तो वेलोसिटी इस तरह से आपके पास एवरेज डिस्टेंस आया, इस तरह से वेलोसिटी या ईटीसी कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको गिवन दी जाए कि आपने फाइंड आउट करनी है, तो वो किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सपोज आर ऑफ एक्स इज़ एनी आर्बिट्रेरी प्रॉपर्टी, देन अबव इक्वेशन बिकम्स, ये इक्वेशंस क्या बन जाएगी, एक्स बार को हम आर बार से रिप्लेस कर देंगे, आर्बिट्रेरी है यानी कि यहाँ पे कोई भी हम प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने के लिए उसकी लिख सकते हैं। अगर एक्स डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ पे हम एक्स लिख देंगे। 1/m उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएगा। कंटिन्यूस फंक्शन है तो -∞ टू +∞ आ जाएगा। आर ऑफ एक्स आ जाएगा कंटिन्यूस फंक्शन के लिए, ठीक है, m ऑफ एक्स एंड d ऑफ एक्स। तो इस तरह से ये आपके पास जनरलाइज इक्वेशन आ जाएगी आर्बिट्रेरी प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए। ये आप इस इक्वेशन को इक्वेशन 5 कह दें। नेक्स्ट आपके पास है सिंस m ऑफ x इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि m ऑफ x हमारे पास क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है। देयरफॉर अब अगर m ऑफ x एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैंने m लिखा था कि m, ठीक है, यहाँ पर आपके पास m था mi। अब यहाँ पे अगर आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन m ऑफ x है तो उसको आप किस तरह से लिखेंगे, उसको भी आप सेम ऐसे -∞ टू +∞ m ऑफ x d ऑफ x। तो ये आपके पास आ जाएगा कंटिन्यूस फंक्शन फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के इक्वेशन। लेट्स सपोज इस इक्वेशन को हम इक्वेशन स्टार कह देते हैं। पुटिंग इक्वेशन स्टार इन इक्वेशन 5। अब इस इक्वेशन को अगर इक्वेशन 5 में पुट करें, ये आपके पास इक्वेशन 5 है, ये देखेंगे ये आपके पास इक्वेशन 5 है, यहाँ पर 1/m है और ये आपके पास इक्वेशन है। हमने किसकी वैल्यू पुट करनी है, m की। ये आपके पास ऊपर वाली टर्म में सारा वैसे रहेगा, डिवीजन में m है तो आप डिवीजन में ये m की वैल्यू लिख देंगे। तो आपके पास जो लास्ट इक्वेशन रिड्यूस होकर आएगी वो क्या आएगी, ऊपर आपके पास वही आर्बिट्रेरी फंक्शन इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन d ऑफ x, और नीचे आपके पास आ जाएगा m की वैल्यू जो आपने पुट की है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन 6। तो इस तरह से आप कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी एवरेज वैल्यू बाय डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इस इक्वेशंस को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन फेस स्पेस। फर्दर हम और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ेंगे, मैक्सवेल एंड बोल्स, वो फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है उसको अंडरस्टैंड किया है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या कोई प्रॉपर्टी उसकी फाइंड आउट करनी है तो उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन फेस स्पेस। अब डेंसिटी फाइंड करनी है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की इन फेस स्पेस में। पहले अगर हम डेंसिटी सिंपल किसी सिस्टम में फाइंड आउट करनी है तो वो हमें पता है डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम। लेकिन फेस स्पेस में अगर फाइंड आउट करनी है तो फिर डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि फेस स्पेस क्या है, देन ही हम उसकी डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की फाइंड आउट कर सकते हैं फेस स्पेस में। तो आपको पता है लास्ट हमने प्रीवियस लेक्चर्स में फेस स्पेस को डिस्कस किया था कि हमारे पास फेस स्पेस क्या होती है, ये 6 एंड डायमेंशनल स्पेस होती है जिसमें आपके पास पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस आ जाती है। इसी तरह से हमने फाइंड आउट किया था कि आपके पास जो फेस स्पेस है वो 6 एंड डायमेंशनल फेस स्पेस है। तो यहाँ पे इस फेस स्पेस में मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स भी आ जाते हैं और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स भी आ जाते हैं। तो देन फिर आप उसके फाइंड आउट करते हैं। लेकिन सिंपल स्पेस जो है 3 डायमेंशनल है या एक्स वाई जी, इस तरह से आपके पास उसके पास 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेकिन जस्ट पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे। लेकिन फेस स्पेस की बात करेंगे तो मोमेंटम को भी हम देखेंगे, इंक्लूड करेंगे। डेंसिटी हमारे पास है मास ओवर वॉल्यूम। तो मास ओवर वॉल्यूम को फेस स्पेस की फॉर्म में हम किस तरह से यहाँ पे डिनोट करेंगे, जो आपके पास मास होगा वो डी ऑफ एल होगा, यानी कि जो आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे उस सिस्टम्स के अंदर, उनका आप डिफरेंशियल यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को यहाँ पे आप डी एल से डिनोट करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को इस सिस्टम्स के, यानी कि या फिर एक सिस्टम है उसको आपने अगर सिस्टम्स में ही डिवाइड किया है तो फिर वो टोटल नंबर ऑफ़ सिस्टम्स को
डिनोट करेगा डी ऑफ एल ओवर डी ऑफ गैमा, तो ये आपके वॉल्यूम को डिनोट करेगा। अब ये डी ऑफ गैमा यहाँ पे क्यों लिखा है? अगर सिंपल वॉल्यूम हो तो हम डी ऑफ वी लिखते हैं। डी ऑफ वी हम कब लिखते हैं? जब हम लोग डी ऑफ एक्स, डी ऑफ वाई, डी ऑफ जी लिखते हैं तो ये हमारे पास 3 डायमेंशनल में वॉल्यूम आ जाता है, जिसको हम लिखते हैं डी ऑफ वी। लेकिन अगर फेस स्पेस में आ जाएगा तो इसके साथ साथ हमारे पास डी ऑफ पी एक्स भी होता है, डी ऑफ पी वाई भी होता है और डी ऑफ पी जी भी होता है, यानी कि मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे डी ऑफ गैमा यूज़ किया है फॉर फेस स्पेस वॉल्यूम। ये एक डायग्राम एक आपके पास फेस स्पेस है जिसको वी से डिनोट कर रहे हैं। उसके अंदर आपके पास ये एक यूनिट सेल क्यूबिक का आपने फॉर्म बनाया है जिसमें डी क्यू जो है उसके नंबर और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को डिनोट कर रहे हैं और डी वी उसके मोमेंटम पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को डिनोट कर रहे हैं, डी वी उसका वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे द डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? रो इज़ डिफाइन एज द नंबर ऑफ सिस्टम और एलिमेंट्स इन फेस स्पेस, के नंबर ऑफ सिस्टम या एलिमेंट्स जो भी फेस स्पेस में होंगे वो हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अब इसको लिखने का आपको पहले भी फार्मूला बता दिया, डी एल ओवर डी गैमा। तो डी एल अगर फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ सिस्टम के पार्टिकल्स तो वो आ जाएंगे, रो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आपके पास इक्वेशन 7 आ गई। इसको अगर हम डिनोट करें तो ये आपके पास जो फेस स्पेस है वो गैमा से आप इसको डिनोट कर रहे हैं, डी एल उसके पास आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स सिस्टम्स के आ जाएंगे। ये क्यू आई जो है वो आपके पास पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करेगा और पी ऑफ आई जो आपके पास मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करेगा। और अगर टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो एट टाइम टी जो है इसको हम मेंशन करेंगे। यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगी रो, यानी कि उसकी डेंसिटी आप फाइंड कर लेंगे, पोजीशन प्लस मोमेंटम प्लस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी डेंसिटी कितनी आएगी। तो ये आपके पास जो होगी ये एक फेस स्पेस होगी और ये डी ऑफ गैमा से उसके वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या अब यहाँ पे वेयर डी एल इज़ नंबर ऑफ सब सिस्टम ऑफ एलिमेंट्स, ये नंबर ऑफ सिस्टम को यहाँ पे डी एल शो कर रहा है, यानी कि आपने मास लेना है ना, तो जितने नंबर ऑफ सिस्टम्स होंगे उतना ही उसका मास होगा। रो इज़ जनरल फंक्शन ऑफ रो क्यू पी टी। ठीक है, ये जनरल फॉर्म में हम क्यू पी टी लिखेंगे अगर हमें एलिमेंट गिवन हो, आई बता दिया गया हो कि एक्स कोऑर्डिनेट्स में, वाई में, जी में किस में लेना है, तो फिर हम क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर 3 डायमेंशन में है या क्यू आई 1 to 3 है तो हम 1 आई पी ओ क्यू ऑफ आई पी ऑफ आई टी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से रो जो है वो नियरली इक्वल आ जाएगी, रो के ये जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके पास पोजीशन प्लस मोमेंटम टाइम टी, तो ये आपके पास रो के इक्वल आ जाएगी। इफ़ एम इज़ इक्वल टू द इज़ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फेस स्पेस, अगर एम हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं फेस स्पेस में एट एनी इंस्टेंट टाइम टी, एट एनी टाइम टी, तो फिर हमारे पास ये क्या आ जाएगी, एम जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन रो क्यू पी टी और डी ऑफ गैमा। यहाँ पे हम डी ऑफ वी नहीं लिख रहे क्योंकि हम जस्ट पोजीशन कोऑर्डिनेट्स नहीं ले रहे, हम फेस स्पेस की बात कर रहे हैं, इसलिए डी ऑफ गैमा आ जाएगी जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे प्लस पॉइंट टाइम टी भी आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8, ये आपके पास इक्वेशन 8 है और इक्वेशन 7 आपके पास क्या थी, डी ऑफ एल इज़ इक्वल टू रो डी ऑफ गैमा। ये इक्वेशन 7 है एंड ये इक्वेशन 8 है। इससे हम क्या कंक्लूड निकालते हैं, वेयर द इंटीग्रेशन ऑफ इज़ ओवर द होल फेस स्पेस द एग्जाम्पल एवरेज इज़, के इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है होल फेस स्पेस की, द एग्जाम्पल एवरेज हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 हमारे पास क्या थी, मैंने वहाँ पे लिखा था आर ऑफ एक्स। ठीक है, और रो यहाँ पे रो क्यू पी टी हमारे पास हम डेंसिटी फाइंड आउट करने लगे हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में। तो यहाँ पे आपके पास एम ऑफ एक्स था इक्वेशन 6 में। इक्वेशन 6 अगर मैं राइट कर, ये आपके पास अगर इक्वेशन 6 मैंने राइट करूँ तो ये आपके पास इक्वेशन 6 थी। ठीक है, आर ऑफ एक्स एम ऑफ एक्स टी ऑफ एक्स ओवर एम ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे इक्वेशन 6 अगर हम फाइंड आउट देखें तो ये आपके पास आ जाएगी आर। अब यहाँ पे आर क्यू पी क्यू मैंने लिखा है कि आप पोजीशन प्लस मोमेंटम कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कर रहे हैं आर्बिट्रेरी फंक्शन जो फाइंड आउट करेंगे। रो क्यू पी ऑफ टी, यहाँ पे रो पी क्यू ऑफ टी क्यू मैंने लिखा है कि हमने यहाँ पे कहा है कि वो इक्वल टू एम है।
यानी कि इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो फेयर स्पेस में है वो m है। तो m की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली, ठीक है। d ऑफ गैमा आ जाएगा फेयर स्पेस में, तो ओवर m की वैल्यू जो है वही आ जाएगी, ठीक है। यही वाला फंक्शन आपके साथ नीचे डिवीजन में आ जाएगा। तो इसको ओवरऑल अगर इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि r ऑफ बार इज़ इक्वल टू 1/m, ये सारा m के इक्वल है, 1/m माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी r q ऑफ p रो q p t एंड d ऑफ गैमा। एवरेज वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये एवरेज वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। और सो कि आपको आज का लेक्चर जो है वो हमारा समझ आ गया होगा कि आज हमने क्या डिस्कस किया है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिस्कस किया है कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी फंक्शन को, और एवरेज उसकी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। जो भी प्रॉपर्टीज़ आपको गिवन हो, एवरेज डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, या डेंसिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं।